इससे पहले के लेक्चर में हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने कंप्लीट किया। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंसेमिनेशन से। इंसेमिनेशन क्या होता है? ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है, कोइटस के टाइम में जब इंटरकोर्स होता है, तो इंटरकोर्स के टाइम में जब सीमेन जो होता है वो रिलीज़ होता है वेजाइना में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को ड्यूरिंग कोइटस सीमेन इज़ रिलीज इनटू वेजाइना, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इंसेमिनेशन। ओके, फिर क्या होता है? ये इंसेमिनेशन हमारा हो गया। ठीक है, इंसेमिनेशन बस छोटा सा ही है कि उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि सीमेन जो होता है वो मेल से फीमेल के वेजाइना में रिलीज़ होता है। ठीक है, फिर क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न हो। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन में यही होता है कि स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होता है। ठीक है, अब किस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन होता है ये हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि स्पर्म जो होता है वो तो मोटाइल होता है, मोटाइल स्पर्म होता है। ठीक है, वो क्या करता है? स्विम करके कहाँ चले जाता है? फीमेल बॉडी में, जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्प्यूला। एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन में फैलोपियन ट्यूब, जब हमने oogenesis जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है इस तरीके से जो होता है, तो उसके इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इस्थमस एंड एम्प्यूला जंक्शन। ठीक है, या इसको आपके अभी न्यू एनसीईआरटी में ये है एम्प्यूलरी रीजन ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, तो ओविडक्ट के एम्प्यूलरी रीजन में क्या होता है कि स्पर्म पहुंच जाता है और यहाँ से इनफंडिब्युलम जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यहाँ से ओवम कलेक्ट करके वो भी क्या कहाँ आ जाता है? एम्प्यूला जंक्शन में आ जाता है। ठीक है, एम्प्यूलरी जंक्शन में आ जाता है। ठीक है, फिर क्या है कि इसको आप ये भी कह सकते हैं इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, या इसको आप एम्पुलरी रीजन ऑफ ओविडक्ट ये भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करता है कि दोनों पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाके दोनों में क्या होता है? फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो फ्यूज़न का हमारा क्या होगा? फर्टिलाइजेशन साइट हमारा क्या है? फर्टिलाइजेशन साइट है हमारा एम्पुलरी रीजन ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, The ovum also reach there and fusion of gametes take place in at ampullary isthmus junction। ठीक है, यहाँ सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ फर्टिलाइजेशन का? सबसे पहला प्रोसेस हुआ कि मेल गैमेट जो है वो क्या हुआ? वो पहले चला गया एम्पुलरी isthmus जंक्शन में, और यहाँ से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विलाई, उसके थ्रू क्या हुआ कि ओवम भी आ गया एम्पुलरी isthmus जंक्शन में, और वहाँ पे दोनों क्या किए? फ्यूज़ किए। ठीक है, फ्यूज़न हुआ वहाँ दोनों का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है। अब क्या होगा जब वहाँ पे दोनों फ्यूज़ करेंगे? तो हमने ये पढ़ा था कि ओवम में क्या होता है कि जो उसके लेयर्स होते हैं, जो उसके आउटर कवरिंग होते हैं, वो बहुत ही टफ़ होते हैं। ठीक है, जोना पेलोसुडा जो होता है वो बहुत ही टफ़ होता है, तो उसके लिए स्पर्म के पास क्या होता है? एक्रोसोम होता है। ठीक है, एक्रोसोम के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है कि वो रिलीज़ करके वो क्या करता है कि एग का जो जोना पेलोसोडा होता है उसको वो ब्रेक करके और पेनिट्रेट करके अपने लिए क्या करता है? पाथ बनाता है। ठीक है, इन दिस एक्रोसोम ऑफ स्पर्म अंडरगोज एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर जाता है। एक्रोसोमल रिएक्शन करने के बाद वो क्या करता है? रिलीज़ करता है स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन रिलीज़ करता है, जो क्या करता है? उसके एग एनवेलप को डिज़ोल्व कर देता है, थोड़े टाइम के लिए डिज़ोल्व कर देता है, और क्या करता है? स्पर्म के लिए पाथ क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पे दोनों फ्यूज़ किए, फिर फ्यूज़ करने के बाद स्पर्म के पास जो एक्रोसोम होता है उससे स्पर्म लाइसिन रिलीज़ होता है, जो क्या करता है? एग के एनवेलप को, एग का जो कवरिंग होता है जोना पेलोसुडा, उसको लोकली वो डिज़ोल्व करता है और फिर वो अपने लिए एक पाथ क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ एक एक्रोसोम का क्या हो गया कि एक्रोसोम क्या करता है? इन सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलोसुडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या जोना पेलोसुडा होता है, उसके थ्रू क्या करता है? एक्रोसोम जो है वो स्पर्म को एंटर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर क्या होता है? जो स्पर्म लाइसिन होता है वो क्या करता है? एक लाइसिन एंजाइम हाइड्रोलोनाइडेज
कंटेन करता है, जो कि क्या करता है, डिज़ोल्व करता है हाइड्रोनिक एसिड पॉलीमर को, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, दो ये पाए जाते हैं, ठीक है, एक कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो किसको डिज़ोल्व करता है, कोरोना रेडियाटा। 3 लेयर होते हैं ओवम में, ये हमने पढ़ा था। तो ज़ोना पेलुसोडा तो वहाँ पे डिज़ोल्व हुआ, फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम डिज़ोल्व करता है कोरोना रेडियाटा को, एक्रोसिन जो है वो डिज़ोल्व करता है ज़ोना पेलुसोडा को, तब जाके ज़ोना पेलुसोडा जो डिज़ोल्व होता है, ठीक है। तो टोटल इतने एंजाइम जो हैं वो सिक्रीट होते हैं वहाँ पे जाके, तब जाके ज़ोना पेलुसोडा जो है वो क्या होता है, डिज़ोल्व होता है। फिर क्या होता है, ज़ोना पेलुसोडा के डिज़ोल्व होने के बाद वहाँ पे एक कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ अ स्पर्म इनटू द एग द लेटर शोज अ कॉर्टिकल रिएक्शन टू चेक द एंट्री ऑफ मोर स्पर्म। क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है तो फिर क्या होता है कि कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, ये चेक करने के लिए कि और स्पर्म्स की एंट्री ना हो, सिर्फ एक ही स्पर्म का एंट्री अलाउ करे, बाकी स्पर्म्स के एंट्री के टाइम फिर क्या करते हैं ये लोग, एक ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है, जो क्या करता है कि वापस से मतलब जो मेम्ब्रेन है वो वापस से बना देते हैं, जिससे बाकी स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती है। इन दिस रिएक्शन द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट बीनीथ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पीछे क्या होता है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिलीज केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, किसके किसके बीच में, ऊ प्लाज्म के बीच में और एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऊ प्लाज्म क्या हो जाएगा, जैसे कि प्लांट्स में क्या होते हैं कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं ना, उसी तरीके से साइटोप्लाज्म जो ओवम में पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऊ प्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ऊ प्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये क्या करता है कि केमिकल रिलीज़ करता है, ठीक है। और जो ये दोनों जो मेम्ब्रेन होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन, ओके। फिर क्या होता है कि वो जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन को एग सरफेस के ऊपर ले आते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, द एविलेटेड विटेलाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन करते हैं। मतलब वो क्या होता है कि वो वापस से क्या करता है, मेम्ब्रेन बनता है और उस एग को कवर कर देता है, उस ओवम को कवर कर देता है, जिससे बाकी स्पर्म्स की एंट्री जो है वो बंद हो जाए। द इंक्रीज स्पेस बिटवीन द ओप्लाज्म एंड द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जो ओप्लाज्म और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस बढ़ जाता है, एंड द केमिकल प्रेजेंट इट इज़ इफेक्टिव, और जो उन दोनों के बीच में जो केमिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो केमिकल रिलीज़ होता है वो क्या करता है, वो स्पर्म की एंट्री को चेक करता है, ठीक है। एक बार और हम जान लेते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है कि जब ज़ोना पेलुसोडा को पेनिट्रेट करता है स्पर्म, तो अब क्या हुआ, एक स्पर्म की एंट्री हो गई, ठीक है, तो अब बाकी स्पर्म का एंट्री ब्लॉक करने के लिए कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, जो एग मेम्ब्रेन के पीछे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं, किसके बीच में, ऊ प्लाज्म के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग विटेनाइल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जो वो केमिकल क्या करता है कि वो आगे आके और एग का सरफेस बना देता है, ठीक है, रेस कर देता है एग के सरफेस को, जिसको हम लोग बाद में विटेलाइन मेम्ब्रेन को बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के नाम से फिर जानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि फिर जो उन दोनों के बीच में जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होता है और ऊ प्लाज्म के बीच में जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या देखते हैं, कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जो केमिकल रिलीज़ करता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। वो केमिकल्स जो होते हैं वो फिर क्या करते हैं, वो बाकी स्पर्म्स के एंट्री को चेक करते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो बाकी स्पर्म्स का पाथ ब्लॉक करने का काम करते हैं। अगर एक स्पर्म की एंट्री हो गई तो फिर वो बाकियों का पाथ ब्लॉक कर देते हैं, ठीक। और क्या होता है, इफ़ पॉलीस्पर्मी ऑकर मतलब क्या होता है, जब एक से ज़्यादा स्पर्म एंट्री करते हैं तो उसको हम लोग पॉलीस्पर्मी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या oogenesis में हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी oocyte कब होता है, जब क्या करता है, स्पर्म आके पेनिट्रेट करता है ओवम को, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है, जो कि क्या करता है, एक सेल बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, पोलर बॉडी बनाता है, ठीक है। सेकेंड पोलर बॉडी वहाँ पे फॉर्मेशन होता है और एक हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से क्लियरली बाद में बताऊँगी। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। अब है हमारा एक इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है
कि हैप्लॉइड गैमेट होता है, ठीक है, जो फ्यूज़ करके डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं। यहाँ तक फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया। अब वो जाइगोट क्या करता है, वो धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब में जहाँ पे वो रहता है वहाँ से वो क्या करता है, धीरे धीरे मूव करता है किसके तरफ, यूट्रस के तरफ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वो मूव करता है यूट्रस की तरफ, और मूव करते करते वो डिवाइड भी करते रहता है, ठीक है। उसमें डिवीज़न होते रहते हैं, और उस डिवीज़न को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। जो उसके अंदर डिवीजन्स होते रहते हैं उसको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। फिर क्या होता है कि 2, 4, 8, 16 इतने सेल बनते हैं जिनको हम लोग ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा जाइगोट है। अब जाइगोट के अंदर क्या हो रहे हैं, डिवीज़न हो रहे हैं। तो ये जो डिवीज़न हो रहे हैं ये सारे क्या है, ये ब्लास्टोमेयर्स है, ठीक है। तो 2, 4, 18, 16 इतने ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, ओके। तो अगर 8 से 16 सेल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो 8 से 16 होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। जैसे ये जाइगोट है, फिर ये जाइगोट डिवाइड हो रहा है, अब इसके अंदर क्या है, 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये मोरूला कहलाएंगे, ठीक है। अब मोरूला के अंदर भी डिवाइड होते रहता है और सेल्स और बढ़ते जाते हैं, तो ब्लास्टोमेयर्स और बढ़ते हैं, तो उसके बाद उनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। द ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। फिर ये क्या है, यहाँ तक डिवीज़न होता है और क्या ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि जो अंदर के जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 2 लेयर में अरेंज हो जाते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोप्लास्ट कहते हैं, और इनर लेयर को हम कहते हैं इनर सेल मास, ठीक है। और आउटर लेयर जो क्या होता है, वो इंडोमेट्रियम, जो यूट्रस में जो इंडोमेट्रियम होता है उससे वो अटैच होते हैं, ठीक है। वही क्या करता है, इम्प्लांटेशन हमारा कहलाता है। जैसे देखिए क्या होता है हमारा, जैसे ये हमारा क्या था, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये जाइगोट जो है ये क्या हो गया, अब इसके अंदर ब्लास्टोमेयर बनने लग गए, ठीक है। 8 से 16 ब्लास्टोमेयर बने, तो ये क्या हो गया, हमारा मोरूला कहलाया, ठीक है। फिर और भी ज़्यादा ब्लास्टोमेयर्स के फॉर्मेशन हुए, तो इनको हम लोग क्या कहें, ब्लास्टोसिस्ट कहें। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं जैसे आउटर लेयर हो, ठीक है, और आउटर लेयर और इनर लेयर। तो आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, इनर मास सेल कहते हैं। इस तरीके से ये डिवाइड हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब से एम्पुलरी स्टमक जंक्शन से ये धीरे धीरे खिसक के क्या यूट्रस की तरफ आते रहते हैं। अब ये यूट्रस की तरफ आ गए, तो ये बाहरी जो ट्रोपोप्लास्ट होता है ना, वो क्या होता है, वो इंडोमेट्रियम से क्या करता है, वो अटैच हो जाता है, ठीक है। इंडोमेट्रियम से वो अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद जो यूटेराइन सेल होता है ना, जो यूट्रस के जो सेल्स होते हैं वो इतने तेज़ी से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके वो क्या करते हैं, ब्लास्टोमेयर को कवर कर देते हैं, ठीक है, कवर कर देते हैं। तो ब्लास्टोमेयर जो होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, सॉरी ब्लास्टोमेयर नहीं, ब्लास्टोमेयर तो ये है, ब्लास्टोसिस्ट को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे इंडोमेट्रियम के पास एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब यहाँ पे कंप्लीट होता है यूट्रस में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस हमारा क्या है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस हमारा है कि सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब में जो जाइगोट होता है वो जाइगोट डिवाइड होता है, डिवाइड होके वो क्या बनाता है, 8 से 16 से ब्लास्टोमेयर्स बनाता है। अगर ब्लास्टोमेयर होते हैं तो उसे मोरूला कहते हैं। फिर मोरूला के बाद जब और डिवीज़न बढ़ता है तो 8-16 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर्स जो बन जाते हैं तो उनको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट 2 लेयर में अरेंज होता है, आउटर मोस्ट ट्रोपोप्लास्ट और इनर को कहते हैं इनर मास सेल। अब जो आउटर मोस्ट होता है वो क्या करता है, वो हमारा इंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद जो यूटेराइन सेल्स होते हैं, जो यूट्रस के सेल्स होते हैं, यूट्रस के इंडोमेट्रियम से वो अटैच होता है, तो इस यूटेराइन सेल्स जो होते हैं वो इतने तेज़ी से रैपिडली ग्रो करके ब्लास्टोसिस्ट को पूरा कवर कर देते हैं और वहाँ पे उसको इम्बेड कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर यहाँ पे जो है हमारा जो जाइगोट है, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, वो इम्प्लांट हो जाता है, और फिर बाकी के जो उसके अंदर जो फिर डेवलपमेंट्स होते हैं वो फिर यहीं पे सारे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। फर्टिलाइजेशन में हमने क्या क्या देख लिया कि पहले इंसेमिनेशन हुआ। इंसेमिनेशन में क्या हुआ कि जो
ड्यूरिंग कोइटस क्या होता है कि फीमेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के वजाइना में एंट्री करता है, उसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन साइट हमारा होता है एम्पुलरी रीजन ऑफ ओविडक्ट, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमारा होता है। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ से फीमेल से स्पर्म जाता है और फीमेल से ओवम जाता है और वहाँ जाके दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइज़ करते हैं। फर्टिलाइज़ करने के बाद क्या होता है वहाँ पे कि सबसे पहले जो स्पर्म है उसके पास एक्रोसोम होता है, जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो सिक्रीट करके वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होता है ओवम का उनको ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के बाद फिर कॉर्टिकल रिएक्शन वहाँ पे होता है, जिससे कि वापस से जो वो ओवम होते हैं उसके जो वॉल होते हैं वो वापस से बन जाते हैं, जिससे बाकी स्पर्म्स की एंट्री ना हो सके। और फिर वो क्या करता है, वहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ख़त्म होता है। फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो है जाइगोट जो है वो क्या मोरुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट के बाद वो यहाँ पे यूट्रस में आके इम्बेड हो जाता है, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हमारा इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन और इंसेमिनेशन बस यहाँ पे ओवर होता है और कल हम गेस्टेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।